जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम क्लास 10th का मैथ का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ये पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, वास्तविक संख्याएं। इसमें हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 है उसको आज पूरा हम सॉल्व करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे। आप व्हाइट बोर्ड नहीं देखिए, इतने अच्छे से आपको समझाएंगे ना कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, होमवर्क भी दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हर एक चीजें आपको मिलने वाली हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपका प्रश्नावली 1.1 कवर हो जाएगा। और देखिए यूपी बोर्ड के पेपर में और कहीं से नहीं आता है। यूपी बोर्ड के पेपर में हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया होता है। हो सकता है कभी कभार ऐसा आता है कि जो क्वेश्चन है उसके डिजिट बदल दिए जाएं, जैसे यहाँ पे जो डिजिट है उसकी जगह पे कुछ और दे दिया जाए। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर केस में एज इट इज क्वेश्चन दे दिया जाता है जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हम अगर एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा 95% पोर्शन ऐसे ही हमारा एग्जाम का कवर हो जाता है, और जो बचा 5% कॉन्सेप्ट समझते हैं उस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए प्रश्नावली 1.1 कैसे सॉल्व करते हैं। थ्योरी हम सारा बता चुके हैं आप लोगों को, इस चैप्टर का सारा थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है निम्न के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। निम्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या को उसके ऐसे गुणे के रूप में लिखना जिसको और विभाजित ना किया जा सके। जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2। अब 2 को 2 और 1 के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये 4 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से वो विभाजित ना हो, ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना। तो 4 को हम तोड़ दिए 2 गुणे 2, ये क्या हो गया, इसका 4 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 140 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। उसके बाद 156 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। उसके बाद 3825 को, ऐसे सारी चीजों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। चलिए पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 140, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमको कैसे मालूम चलेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो पहले देखिए 140 यहाँ पे लिखिए 140, और इसको सबसे छोटी संख्या से काटने का प्रयास कीजिए। कैसे कटेगा, तो 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 आ जाएगा, मतलब कि 70 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काट के देखते हैं, 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं तो 35 दूना 70 होता है, ये हमको मालूम है। तो 35 बार में कट गया। फिर 2 से काट के देखते हैं, क्या अब 2 से कट रहा है, नहीं कटेगा। 35 2 से कभी नहीं कटेगा, काट के देख लीजिए 34 कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा। तो अब क्या करते हैं, अब 3 से काटते हैं, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 से 5 नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा 35। अब क्या करते हैं, इसको 5 से काट के देखते हैं। अगर इसको हम 5 से काटे बाबू तो क्या होगा, 5 सत्ते 35, यानी 7 बार में 35 कट जाएगा, है कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, फिर से 7 से काट देते हैं। 7 और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 3 से, ना 2 से, ना 1 से, किसी से भी नहीं कटेगा। 7 खुद से कटेगा, तो 7 एकम 7। अब ये जो भी हमको आगे जो भी संख्याएं मिली हैं, ये 140 का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड है। क्या करना है, बस भाग देते जाना है, किसे, छोटी छोटी संख्या से बढ़ाते जाना है, सबसे छोटी संख्या से भाग देते जाना है। देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, काटते जाएंगे और वही अभाज्य गुणनखंड हमको मिल जाएगा। क्या मिला है हमको, अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड मिला है 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। अब इसका मतलब क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि इन सब का गुणा करेंगे तो 140 आएगा। देखिए कैसे, 2 दूना 4 और 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140 आ गया कि नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है कि उन गुणनखंडों का आपस में गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक,
तो वही अभाज्य गुणनखंड हम निकाल दिए। ये तो रफ वर्क था, ऐसे आप रफ वर्क कर सकते हैं कापी में। तो 140 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। वैसे ही आप 156 का कीजिएगा। हम 74 से 29 का कर रहे हैं। देखिए ये बीच के तीनों क्वेश्चन हम आपको क्या दे रहे हैं, आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ये देखिए अब हम करते हैं 74 से 29 का। 74 से 29 का हम बस प्रैक्टिस के लिए ये करा रहे हैं, नहीं तो सारे क्वेश्चन जो है आसान है। और एक ये भी करा दे रहे हैं, चलिए ये भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, और ये करा दे रहे हैं, 2 आपको होमवर्क दे रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं 74 से 29 का। 74 से 29 का कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 74 से 29। बाबू कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ट्राई करेंगे होता जाएगा। मैथ जो है ना, मैथ जितने भगेंगे उतने चोटी आएगा, जितने भगेंगे उतने चोटी आएगा। जैसे ब्याह के बाद आदमी चोटियाते रहता है, वैसे ही मैथ भी है। चलिए देखिए यहाँ पे ये 74 से 29, 74 से 29 को काटेंगे कैसे, मान लेते हैं 74 से 29, 9 है लास्ट में, यानी 3 से कटना चाहिए। 3 से एक बार ट्राई करते हैं, 3 से कटेगा क्या, तो 3 दूना 6 और बचेगा 1, 3 दूना 6 बचेगा 1, 3 चौको 12 बचेगा 2, 3 सत्ते 21, फिर 19 हो जाएगा। नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, 9 है लास्ट में, इसलिए 3 से ही कट सकता है। 9 से काट के देखते हैं, या 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। देखिए कैसे, 7 एक नम 7, 7 6 42 और 9 बच जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 9 से देखते हैं, 9 से कटेगा क्या, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में यहाँ पे चला गया, और 2 9 दूना 18, कितना बचा, फिर 4 बचा 49, 9 से 49 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 9 से भी। फिर देख लेते हैं 11 से, ऐसे बस बढ़ाते जाइए, देखते जाइए किससे कट रहा है। 11 6 66 बचा कितना, 9, कितना 11 6 66, 66 4 4 8 बचा, 8 बचा 82, 11 7 77, 5 बचा 59 हो गया, और 59 11 से नहीं कट सकता है, तो नहीं कटेगा। फिर से देख लेते हैं 13 से, 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी आप काट के देखेंगे नहीं कटेगा, तो 13 काट के देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। देखिए हम बताते हैं कैसे कटेगा। ये कटेगा आपका 17 से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए तो इसको बताए हैं। देख रहे हैं सीधा ही 17 से कट रहा है, इसीलिए हम इसको बताया, नहीं तो अगला ये 156 वाला ही बता दिए होते। तो 17 से कटेगा। 17 से कितनी बार में कटेगा, 17 3 51, 17 चौको 68, 4 बार में जाएगा। कितना बचा, 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 6, बचेगा 6, कितना हो जाएगा 62, 6 2 62 हो जाएगा। 17 3 51, 3 बार में जाएगा, 9 2 11, बचेगा कितना, 11 बचेगा, 11 बचा। इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 119 बचा, और 17 7 119 यानी 437 बार में ये कट गया पूरा। 17 7 119 हो जाता है। ऐसे आप हासिल वगैरह लेना अगर आता होगा अगर आपको, तो ये आ जाएगा। देखिए कैसे किए हैं, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 74 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, हुआ कितना 62, 6 और 2 62 हो गया। ठीक, 17 3 51, 51 में उधर 9 बचा, इधर 2, यानी 9 2 11, 62 में से 51 गया, कितना बचा 11 इधर जाएगा 119, 17 7 119, ठीक, 17 7 119, तो 437 बार में ये कट गया। अब इसको आप काटिए 19 से फिर काटेंगे तब ये कटेगा। 19 दूना 38, कितना हुआ, 19 दूना 38, 2 और 3 5, और 19 3 57, कितना बार में कटा, 23 बार में कट गया। देखिए 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाएंगे, कितना बचेगा 5 इधर गया तो 57 हो गया, 19 3 57। फिर इसको 23 से काट दीजिए, 23 से कट जाएगा, तो ये कितने बार में कटेगा, 23 से एक बार में। अब इसको देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। तो अब 74 से 29 का अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये किसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो 74 से 29 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। एक और हम क्वेश्चन आपको इसमें बता देते हैं, कौन सा, 3825 का। 3825 का आप हम करा दे रहे हैं, और उसके बाद जो भी बचेगा आप इसको कीजिएगा। 3825 के बाद
देखिए 3825 का भी वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। 3825 ही थोड़ा उससे आसान है। इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप 3 से काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं, ऐसे ही दिख रहा है लास्ट में 5 है तो ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करेंगे तो 3 एक नम 3, 3 दूना के 6, कितना बचा 2 बचा, 8 में से 6 गया 2, इधर कितना हो गया 22, 2 2 22। ठीक, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और उसके बाद कितना आया, 1 बचा, 3 पचे 15, यानी 1275 बार में 3 से कट जा रहा है, कट गया। एक बार और 3 से देख लेते हैं कटता है क्या। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, फिर 7 तो 3 दूना के 6 बचा, 1 15, 1 5 15 हो गया कि नहीं, तो 3 पचे 15, फिर से 425 बार में कट गया। फिर से चेक करते हैं 3 से कटेगा क्या। तो 3 एक नम 3, 3 चौको 12, नहीं कटेगा। अब 5 बच गया तो अब कहाँ कटेगा, 3 एक नम 3, एक हासिल बचा, इधर गया 12 हो गया है कि नहीं, तो 3 चौको 12 और 12 कट गया, फिर 5 बचा तो 3 से अब नहीं कटेगा। अब किससे ट्राई करते हैं, अब हम 5 से ट्राई करते हैं सीधा, क्योंकि ये विषम संख्या इसलिए 4 से नहीं ट्राई करेंगे। तो 5 से ट्राई करते हैं तो 5 बटे 40 बचा कितना 25, 5 पचे 25, 85 बार में कट गया। काट के देखिए 5 बटे 40 बचा कितना 2, 2 इधर गया 25 बन गया, 85 बार में कट गया। 5 से फिर काट के देखते हैं तो 5 एक नम 5 बचा कितना 3, 3 इधर गया कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35, यानी कि 17। 17 अब हम जानते हैं किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है 17 के अलावा, तो 17 एक नम 17। तो अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बाबू, 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे 17, ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड वाला पोर्शन आपको आशा है कि समझ में आया होगा कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। ये दोनों आसान है, 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं 505 और 156, इन सभी का, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड आप खुद से कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित के HCF और LCM निकालिए और जाँच कीजिए कि क्या LCM गुणे HCF उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। क्या दिया हुआ है, यही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों का क्या निकालिए, LCM और HCF, यानी कि लसा और मसा निकालिए और जांच कीजिए कि क्या लसा और मसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। ये दिया हुआ है। इसमें पहला संख्या आपका क्या दिया हुआ है, पहला युग्म संख्याओं का क्या दिया हुआ है, हमको तो नहीं दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक, पहले संख्याओं का युग्म आपका दिया है 26 और 91। क्या दिया हुआ है, 26 और 91, 26 और 91। इसका LCM और HCF निकालते हैं। सेम वही फार्मूला है LCM और HCF निकालने का। देखिए LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए पहले 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर एक जगह हम क्या करेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। 26 का 2 से निकालते हैं तो 2 से कटेगा 13 बार में, 13 दूना 26 होता है कि नहीं, तो 2 से 13 बार में कटेगा। अब 13 हम जानते हैं किसी से नहीं कटेगा, 13 एक नम 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13। ऐसे ही निकाल लेते हैं हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 91 हमको पता है 13 से 91, और 13 और 7 में क्या आता है, कोई भी संख्या 13 और 7 से कोई भी संख्या जो है 13 और 7 को विभाजित नहीं कर सकती है, इसका मतलब ये 7 से ही कटेगा। ऐसे अनुमान लगाने का तरीका है। 3 से क्यों नहीं कटेगा, 3 से इसलिए नहीं कटेगा, हमको पता है 13 सत्ते 91, मतलब कि 91 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 7, लिख सकते हैं कि नहीं। और हमको पता है 13 सत्ते 91 के बराबर। अब 13 ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 13 से ही कटेगा और 7 से ही कटेगा। तो हमको अब मालूम चल गया कि 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, या तो 7 होगा या तो 13 होगा, मतलब 13 और 7 होगा। 7 से कितने बार में कटेगा, 13 बार में, और 13 एक बार में, है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे हम 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं क्या, तो 7 और गुणे 13। अब इन दोनों के गुणनखंड में
जो भी आपको कॉमन दिख जाए, क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब कॉमन जैसे एक जैसे, मतलब कॉमन का मतलब एक जैसे, तो इसमें 13 एक जैसा दिख रहा है। तो जो भी इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन दिख जाए उसको बोलते हैं HCF, यानी कि मौस। क्या बोलते हैं, मौस। इसको मौस भी हम हिंदी में हल्का सा लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए हिंदी में। मौस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसको जो मिल गया, जो कॉमन मिल गया, इसको एक बार हम लिख देते हैं और यही क्या हो जाता है, हमारा मौसा हो जाता है। तो मौसा यानी HCF कितना निकल के चला आया, 13। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका यह है कि जो भी गुणनखंड में कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लीजिए। इसमें 13 दो बार है, 13 को एक बार लीजिए, कैसे कि कॉमन दिखिए। अब इस 13 को इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, मतलब 13 गुणे 7 गुणे 2। जो कॉमन नहीं है उसमें गुणा कर दीजिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए और उसके बाद जो भी बचा उसमें गुणा कर दीजिए। 2 सत्ते 14, ऐसे कीजिए। 13 दूना 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, गुणा करके देख लेते हैं। 7 छक्के 42 कर दो, 7 दूना 14 और 4 18, 14 4 18 है कि नहीं। तो 182 इसका एलसीएम आएगा। कैसे किए हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, जो कॉमन नहीं है उसमें गुणा कर दीजिए। जो कॉमन है उसको एक बार लिख के जो कॉमन नहीं है उसमें गुणा कर दीजिए, खत्म बात है। यही एलसीएम निकालने का तरीका है। और जो कॉमन है वो क्या है, HCF है। तो एलसीएम और HCF तो हमारा निकल के चला आया। अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि चेक कीजिए, जाँच कीजिए कि क्या एलसीएम और HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो जाँच कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा जाँच, जाँच। और क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। तो 26 और गुणे 91 बराबर 182 गुणे 13, 182 गुणे 13। 26 और 91 को अगर आप गुणा करेंगे, गुणा करने तो आता है ना, गुणा तो करने आता है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं गुणा, आप कर लीजिएगा गुणा। तो 26 और 91 का अगर आप गुणा करेंगे तो आएगा 2366। क्या आता है बाबू, 2366 आता है। तो इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो आएगा 2366। और अगर 182 और 13 का भी आप गुणा करते हैं तो ये भी आता है 2366। गुणा करके आप देखिएगा, हम यहाँ पे गुणा करने लगेंगे टाइम का बर्बादी। हम जानते हैं कि हाई स्कूल के बच्चे को कम से कम गुणा तो आता ही होगा, इतना तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हमको अंग्रेजी कम आता है, क्या बोला जाता है उसको, देखिए हमको उच्चारण नहीं आ रहा, ठीक। तो 2366 आ गया, मतलब कि एलसीएम और HCF का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ गया। तो अब लिख देंगे हाँ, एलसीएम और HCF का गुणनफल, HCF का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। संख्याओं के, दिए गए संख्याओं के लिख सकते हैं, दिए गए संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। बस यही है सॉल्व करने का तरीका। क्या है बाबू, यही है सॉल्व करने का तरीका, यही एलसीएम और HCF निकालने का तरीका है। 3 क्वेश्चन ही इसमें दिया हुआ है, तो एक तो हम करा ही दिए, अब 2 आप कर सकते हैं, लेकिन एक और हम करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और करा देते हैं। इसको हम मिटाते हैं। ये देखिए, ये सब रफ कार्य है, इधर जो किए थे ये सब रफ कार्य था, जो गुणनखंड हम निकाले थे, अभाज्य गुणनखंड। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92। क्या दिया हुआ है, 510 और 92। बस यही लास्ट कराएंगे। एक और क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क में, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन रहना चाहिए होमवर्क, ठीक। चलिए देखिए, 510 का एलसीएम, 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी कि लॉसक क्या होगा, और 510 और 92 का मौसक क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो एलसीएम और HCF निकालते हैं। 510 का पहले गुणनखंड करते हैं। 510 का गुणनखंड तो करना अब आप लोगों को आ ही गया होगा। 510 का गुणनखंड करेंगे 250 और 225। 225 को 5 से काट देंगे, 15 बचे 225, 15 15 या 225, ठीक। तो 15 ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा, हमको लगता है इसका आएगा कितना,
इसका आएगा 510। 510 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 2, ऐसे कुछ आएगा, आना चाहिए यही। देखते हैं। 3 3 9 दूना 18, 18 पचे 90 और 9 पचे 45। नहीं इतना नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, 2 से काटते हैं। एक बार गुणनखंड ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। गुणनखंड करना आप लोगों को भी आ ही गया होगा, आप कर सकते हैं। देखिए 2 से इसको पहले काटते हैं। 2 से कटेगा 2 दूना 4, कितना 11 हो गया। 2 पचे 10, फिर से एक हासिल आ गया, 10 हो गया। तो 2 पचे 10, 255। हम 225 लिख रहे थे, 255। 5 से कटेगा ये, 2 से अब नहीं कटेगा। 5 से 5 पचे 25, 5 एकनम 5, 51। 17 तिया 51, 17 तिया 51। 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 17 बार में, और 17 से काटेंगे तो 1 बार में। यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब करके देखिए, दूते 6 पचे 30, 30 पचे 3 पचे 15, यानी कि 150, और 150 का 17 से गुणा कीजिए। कितना आया था? 510। 2 से कितना आ जाएगा? 255। फिर से 5 से 5 पचे 25 और 5 एकनम 5, 3 से 17 बार में, और फिर से 17। 1 5 हम एक्स्ट्रा लिखे, कर रहे हैं, कहाँ आंसर गलती आ रहा है। ठीक, ऐसे करेंगे तो फिर 510 आ जाएगा। मतलब गुणनखंड ही निकालना है 510 का। अब आप इसका गुणनखंड निकालिए 92 का। 92 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 92 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे। 92 को वैसे 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 और 1 बचा हासिल, 2 छक्के 12, 2 से 23 दूना 46, और फिर 23 से कट जाएगा 1 बार में। मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 23 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? ऐसे आपको गुणनखंड करने तो आ ही रहा होगा। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? ये 2 कॉमन दिख रहा है। 2 को 1 बार लिखिए। एलसीएम निकालने का तरीका जो कॉमन है 1 बार। 2 गुणे ये 2, ये 2 है अभी, देखिएगा ये 2 है, ये कॉमन हुआ है, इसको 1 बार लिख दिए। ये 2 है अभी 2, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 17, और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है 23। इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बाबू? एलसीएम। कैसे निकाले हैं? तो जो कॉमन है उसको 1 बार लिखिए, उसके बाद जो भी बच रहा है उसमें गुणा कर दीजिए। ये कॉमन है, 1 बार लिखिए, इसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, इनका गुणा कर देंगे। ठीक, तो गुणा करने पे कितना आएगा? एलसीएम इसका आ जाता है आपका, एलसीएम इसका 23,460 आएगा। 23,460 इसका एलसीएम आएगा। ठीक, अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो कॉमन रहता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 2 एचसीएफ आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे? 23,460 इसका एलसीएम और 2 इसका एचसीएफ। अगर आप इसको गुणा करते हैं, ये सारी चीज़ें तो रफ वर्क हैं, इसको हटाते हैं। अगर आप इसका गुणा करते हैं, एक बार चेक कर लीजिए, 510 गुणे 92, जांच यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, जांच, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ 23,460 और गुणे 2। जब इन सब का गुणा करेंगे, 510 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 0 0, 9 एकनम 9, 9 पचे 45, 4590 आ गया। कितना आ गया? 9 0 0, 9 एकनम 9 पचे 45, 4590। और ये कितना आया है? 46,920 आएगा जब इसको गुणा करेंगे। 510 92 का गुणा करना है ना, हम 9 से गुणा कर रहे हैं, सॉरी। देखिए जब 92 और 510 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 46,920 आएगा। कितना आएगा? 46,920 आएगा। आप गुणा करके देखते रहिएगा, 510 गुणे 92 ऐसे गुणा करेंगे तो सीखे होंगे। ये सब सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, तो वहाँ पे आप सीखे होंगे, तो इसको गुणा कर लीजिएगा। इसको भी गुणा करेंगे, कितना आएगा? 46,920 ही आएगा। कैसे? देखिए 2 0 0,
2 छके 12 कर 2 एगो हासिल, 2 चौको 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4 है कि नहीं। तो 46,920 ये आया। यानी फिर से यही लाइन लिखेंगे, हाँ एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिए गए संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। बस यहाँ पे वही लिख देना है, एज इट इज लिख देना है। ठीक, तो ये यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आशा है कि ये समझ में आया होगा। क्या किए, गुणनखंड निकाल के एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है एलसीएम और एचसीएफ, तो वैसे निकाल सकते हैं आप, गुणा करके जांच कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न के एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी तक तो वही कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कर रहे थे। एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभी आपको हम निकाल के बताए हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि किए थे, वो आपको समझ में आया ही है। एक क्वेश्चन इसमें से बता देते हैं क्या क्या है। इसमें 3-3 का युग्म बनाया हुआ है। पहला है 12, 15 और 21। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इन सब का हम क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। ऐसे ही आप 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5, है कि नहीं। वैसे ही आप 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 7 21। यही सब आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। और चाहे तो आप लास्ट में 1 का भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। किसी भी चीज़ में 1 का गुणा करेंगे वही संख्या रह जाएगा। गधा में भी 1 से गुणा कर दिया जाए तो गधा ही रह जाएगा। ठीक, मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो क्या करेंगे, कुछ भी इसमें कॉमन दिख रहा है 1 के अलावा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। हर एक में कहीं ना कहीं कुछ चेंज है। 3 है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, सॉरी 3 सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है। ठीक, तो एक बार 3 को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 गुणे 2 और फिर क्या लिखेंगे 5 गुणे 7, है कि नहीं। तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 तिया 60 और 6 7 42, 420 आना चाहिए। 420 ही आया होगा। कितना आया है इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 7260। कैसे, देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60, 6 7 7 6 42। कैसे इसका एलसीएम इतना आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं हम, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 2 दूना 4 3 12, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, एलसीएम इतना ही आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है वहाँ पे नोट्स में, उसको सुधारना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7, यही था ना। तो 2 दूना 4 3 12 25 60 और 12 25 60 और 6 7 42, 420 इसका एलसीएम आया। 6 7 42 420 इसका एलसीएम आया। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका 3 आ जाएगा। 3 इसमें कॉमन है, 3 गुणे 1 लिखेंगे क्या हो जाएगा, वही 1 ही रह जाएगा। तो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। 1 का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। हम समझे थे कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 का गुणा किए थे। तो 3 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आ गया। एक और क्वेश्चन करा दे क्या, 17 23 और 29। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। 17 क्या है, 23 और 29। ये भी सिंपल है, आसान है। 17 23 और 29, 17 23 और 29, हाँ सही है। 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 17 का नाम 17, 17 किसी चीज़ से नहीं कटता है। 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 गुणे 1, 23 का नाम 23, 23 भी किसी चीज़ से नहीं कटता है। और 29 भी किसी चीज़ से नहीं कटता है, यानी 29 गुणे 1। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो सभी संख्याओं का गुणा हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 17 गुणे 23 गुणे 29 और गुणे 1 करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 से गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 17 गुणे 23
गुणे 29। लो अब एक एक भी हम लिख दे रहे हैं, एक 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 3 बार, कोनो दिक्कत नहीं। एक एकनम एक एकनम एक, और वही गुणा करेंगे संख्या बन जाएगा, तो इसीलिए एक नहीं लिखा जाता है। ठीक, अगर इनका गुणा करेंगे 17, 23 और 29 का, 17, 23 और 29 का अगर आप गुणा करते हैं तो आता है 11,339। कितना आएगा? 11,339। ये आपका आंसर आएगा एलसीएम। और एचसीएफ अगर आप निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ जो कॉमन होता है वो एचसीएफ, इसमें क्या कॉमन है? बस एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो एक इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मसा हो जाएगा। तो लसा कितना आया? 11,339, और मसा कितना आया? एक आया। जो कॉमन है वही एचसीएफ है। ठीक, जो कॉमन है वही एचसीएफ है। तो यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लिए। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन है आप क्या कीजिएगा, उसको होमवर्क में कीजिएगा। देखिए यहाँ से हमको एक नोट मिलता है, मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट दिखते हैं। क्या दिखता है कि अभाज्य संख्याओं व सह अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? हमेशा एक होता है। सह अभाज्य संख्या हम बताए थे कि ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी उनके गुणनखंड में कॉमन ना हो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये 17, 23 और 29, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं तो हैं, साथ साथ सह अभाज्य भी हैं। देखिए क्या है, 17, 23 और 29 किसी भी चीज़ से नहीं कट रही हैं, खुद और एक के अलावा, तो ये अभाज्य संख्या है। साथ में है, अगर इनका गुणनखंड निकाल रहे हैं तो इनके गुणनखंड में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ, कोई कॉमन नहीं है एक के अलावा। तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं भी हैं, मतलब कि साथ में भी हैं, तो कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि ये तीनों कट जाएं। तो अभाज्य व सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव एक होता है। तो यहाँ पे आप नोट डाल के क्या लिखेंगे? नोट डाल के लिखेंगे कि अभाज्य एवं सह अभाज्य संख्याओं के, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा बोर्ड में। सह अभाज्य संख्याओं का, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये आएगा, अभाज्य संख्याओं का मस, मतलब कि एचसीएफ, मस यानी कि एचसीएफ क्या होता है? हमेशा एक होता है, एक होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये नोट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्या है? दो क्रमागत संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है। दो क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होता है? हमेशा 2 होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है। सम संख्याएं कैसी होती हैं? देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा कैसे 2 होगा, एक बार हम दिखा देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये नोट जो हम लिखवा रहे हैं ये काम आएंगे। क्रमागत सम संख्या हम मान लेते हैं 8 और 10। 8, 10 ये क्या है? क्रमागत सम संख्या है कि नहीं? 2 से दोनों कटने वाले हैं यानी सम है, और 8 के बाद 10 सम संख्या है क्रमागत। अब इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5। इसमें देख रहे हैं कौन कॉमन मिल रहा है? केवल 2, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा। मतलब कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ 2 आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है। अब आप इसका ले लीजिए, 12 और 14 का ले लीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 छके 12 यानी 2 दूना 4 और 3 12 है कि नहीं? 14। 14 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 सते 14। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि एचसीएफ इसका भी कितना है? इसका भी एचसीएफ 2 ही है, इसका भी एचसीएफ 2 ही है। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए, और इसमें सम संख्याएं हो गई। मतलब कि दो क्रमागत सम संख्याएं जब होंगी तो उनका एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। ये भी आप नोट करके नोट नंबर 2 डाल के लिख लीजिए, और नोट जो फर्स्ट लिखवाए थे उसको भी लिख लीजिएगा। दो क्रमागत ये थ्योरी का पोर्शन है, वैसे थ्योरी में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछ लेता है। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, बहुत जगह दिया हुआ है। दो क्रमागत सम संख्याओं का मस
यानी कि HCF क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है बाबू, 2 होता है। ऐसे ही अगला नोट क्या है, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा 1 होता है। मतलब कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं रहेंगी, जैसे कि 11 12 13 14, जैसे 11 12, 11 और 12 को ले लेते हैं, 11 और 12। इसका अगर 11 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए अब नोट नंबर तीसरा लिखवाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर 11 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 11 गुणे 1, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, है कि नहीं। इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है, 1 का गुणा कर सकते हैं, 1 कॉमन दिख रहा है। मतलब कि 2 क्रमागत 11 और 12 संख्याएं हैं, इनका मौसा क्या आया है, 1 आया है। तो 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या आता है बाबू, 1 होता है। ये तीसरा नंबर आपका नोट से। तो आप कितने नोट याद रखेंगे, 3। मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको हम नोट में बनवा करके लिखवा रहे हैं, ये परीक्षा में आने की संभावना है। क्या क्या लिखवाए हैं, पहला लिखवाए हैं आपका कि 2 क्रमागत, पहला लिखवाए हैं कि भाज्य तथा अभाज्य, अभाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का मौसा सदैव 1 होता है। यानी कि HCF सदैव 1 होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अभाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं, उनका मौसा हमेशा 1 होगा, यानी HCF हमेशा 1 होगा। फिर लिखा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच, देखिए अंतर कितना का होता है, 2 का ही होता है। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच अंतर 2 होता है, और इसलिए इनका HCF भी 2 होता है। मतलब कि इनका मौसा 2 होता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है। फिर लिखा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। जैसे कि 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते जाएंगे तो उनका मौसा 1 आएगा। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। LCM कैसे निकाला जाता है, HCF कैसे निकाला जाता है, आगे के क्वेश्चन आप करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आप कीजिएगा, और चौथा नंबर आप कीजिएगा कैसे किया जाता है। देखिए एक और नोट आप लिख लीजिए चौथा क्वेश्चन करने के लिए। चौथा क्वेश्चन करने के लिए आप क्या नोट लिखेंगे कि किन्हीं 2 संख्याओं का नोट आप क्या लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन करने के लिए आप कीजिएगा इसको घर पे। किन्हीं 2 संख्याओं का, किन्हीं 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का HCF गुणे LCM, किन्हीं उन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। इसका मतलब क्या होगा, अभी जो जांच कर रहे थे ना, और जो भी आ रहा था देख रहे थे, जो भी आ रहा था दोनों LCM गुणे HCF बराबर आ रहा था, है कि नहीं। तो वही लिखा जा रहा है कि LCM और HCF का क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो उन दोनों संख्याओं के दिए हुए दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। जो हम दूसरा क्वेश्चन किए हैं वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि LCM गुणे HCF जो होगा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। LCM गुणे HCF क्या होगा, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, 510 और 92 का LCM और HCF निकाले थे। 510 और 92, 510 और 92 का क्या निकाले थे, LCM HCF। इनका गुणनफल कितना आया हुआ था, इनका गुणनफल आया हुआ था 46,920। कितना आया था, 46,920। ऐसे किए थे, और 46,920 इधर भी आया था। LCM गुणे HCF में आया था, LCM गुणे HCF, और संख्याओं का भी गुणनफल किए थे 510 गुणे 92, तो कितना आया था 46,920। इतना ही आया। तो यही जो इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकल के आया, यही लिखवाया गया है यहाँ पे कि किन्हीं 2 संख्याओं का या किन्हीं संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल उन संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे 510 और 92 का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है, वही यहाँ पे दिया गया है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन बचते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नोट्स बने हुए हैं, बस उसका पीडीएफ बना करके आपको देना है, जो कि या तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा या व्हाट्सएप चैनल पे, जिस पे भी मिलेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।